अब मुकाबला कृष्ण और सुदर्शन का होने वाला है। हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की और आप देखिए कैसे आज मोदी ने हंसते हुए वीपी का ये पर्चा दिया। ये तस्वीर आपके सामने है और कैसे ये जो उपराष्ट्रपति चुनाव है उसमें इंडिया गठबंधन एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ एक बड़ा खेल खेल गया है। अब मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कैसे एक तरफ एनडीए गठबंधन के हैं सीपी राधाकृष्णन और दूसरी तरफ हैं बी सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से हैं। दोनों ही प्रत्याशी हैं उपराष्ट्रपति के लिए। और कैसे इधर एनडीए और इंडिया गठबंधन ने, एक तरीके से बात करूं तो बीजेपी और कांग्रेस ने दक्षिण का दांव खेला है। वीपी चुनाव में इंडिया गठबंधन ने खेल कैसे किया है, अब आपको यही जानना है। एक तरफ है सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए की तरफ से उतारे गए हैं, दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी। ये देखिए, ये हो रहा है वर्सेस, एक तरफ कृष्ण तो एक तरफ सुदर्शन। और अगर आप देखेंगे आज की ये तस्वीर है, आपको ये सारे हंसते हुए चेहरे दिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और जो सीपी राधाकृष्णन है वो हंसते हुए हाथ मिलाते हुए नजर आए और फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इनका पर्चा आगे दिया। सबसे पहले वीडियो देखिए। तो आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के पद के प्रत्याशी। और देखिए इसी के साथ जो नॉमिनेशन है इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी का, वो कल करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि मुकाबला कैसा होने वाला है और क्यों आखिरकार आंकड़ों की बात हो रही है, क्यों आइडियोलॉजिकल वॉर की बात हो रही है। अब मुकाबला कृष्ण और सुदर्शन का है। मोदी ने हंसते हुए दिया वीपी का पर्चा। साथ में आप देख लीजिए कि मोदी पहले प्रस्तावक थे। शाह, राजनाथ, नड्डा, आपने पूरा वीडियो में देख लिया होगा, सब मौजूद थे। वीपी चुनाव में खेल कर गया इंडिया गठबंधन। अब आपको यही समझना है कि कैसे एनडीए ने होशियारी की, फिर इंडिया गठबंधन आया कि उसी के गेम में उसी को पलट दिया। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए कृष्ण, मैं आपको बता दूं, सीपी राधाकृष्णन जिनकी हम बात कर रहे हैं एनडीए के, कृष्ण जो हैं वो आरएसएस से राज्यपाल हैं। यानी आरएसएस उन्होंने 16 या 17 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया और वो चाहे महाराष्ट्र हो, अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उन्होंने बहुत सी पोजीशंस ली हैं। सुदर्शन एक्स एससी जज, दूसरी तरफ देख लीजिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जज को ले आए हैं इंडिया गठबंधन वाले। एक तरफ तमिलनाडु से हैं एनडीए के प्रत्याशी, तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तेलंगाना से है, यानी दोनों के दोनों दक्षिण से दक्षिण का दाव खेला है। एक तमिलनाडु से हैं, दूसरे तेलंगाना से। कृष्ण, मतलब अगर मैं राधा कृष्णन की बात करती हूँ, वो 66 ईयर्स के हैं और जो बी सुदर्शन है वो है 78 के। यानी एनडीए के जो प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्ण, वो उम्र में छोटे हैं बी सुदर्शन से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। एनडीए का खेल इंडिया ने पलटा। एनडीए ने कहा कि भाई हम दक्षिण से दाव खेलेंगे क्योंकि 8 महीने बाद तमिलनाडु के चुनाव हैं, फिर उसके बाद हम ये दक्षिण की राजनीति में इंडिया गठबंधन को फंसा देंगे और सबसे पहले स्टालिन को फंसा देंगे क्योंकि उन्हीं के राज्य का बंदा हम उपराष्ट्रपति के लिए खड़ा कर रहे हैं। तो एनडीए ने ये सोचा कि भाई हमारा तो एक गेम होगा। लेकिन फिर इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई तो उन्होंने बहुत नाम सोचे कि उससे ममता बनर्जी भी खुश हो, उससे स्टालिन भी, दक्षिण के जितने भी उनके नेता हों वो खुश हों। तो फिर नाम निकल कर आया सुप्रीम कोर्ट, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी। दोनों उपराष्ट्रपति कैंडिडेट दक्षिण से है, जैसे कि मैंने आपको बताया दक्षिण दाव खेला गया है। तमिलनाडु चुनाव के तहत ये फैसला लिया गया और अब जो मुकाबला है वो तमिल बनाम तेलुगु है और ये सब चुनावों के पहले पहले हो रहा है। बीजेपी ने डीएमके यानी कि स्टालिन को फंसाने की कोशिश की कि भाई स्टालिन कैसे विरोध करेंगे दक्षिण के प्रत्याशी का जो कि एनडीए गठबंधन ने उतारा है। तो हम तो अगर स्टालिन विरोध करते हैं तो बीजेपी तो स्टालिन को फंसा देगी, उनके खिलाफ बोलेगी कि आप अपने ही राज्य के कैंडिडेट के खिलाफ कैसे विरोध कर सकते हो। और कांग्रेस ने कहा कि अगर इन्होंने स्टालिन को फंसाने की कोशिश की तो हम भी तुम्हारे दक्षिण नेताओं को फंसाएंगे। जैसे कि टीडीपी कि जो आज जो एनडीए की सरकार है केंद्र में, वो टीडीपी और जेडीयू के बदौलत ही तो है। उनके नंबर्स एड अप हुए तभी तो बीजेपी अपनी एनडीए सरकार बना पाई। तो टीडीपी को फंसाने की कोशिश की क्योंकि उनके राज्य से उन्होंने उतार दिया नायडू। और बीआरएस, यानी देखिए बीआरएस के भी, अगर मैं एक तरीके से देखूं, वो भी
उसी क्षेत्र से है, तो उनको भी अपने राज्य के जो एक कैंडिडेट हैं वो उतारे गए हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो फिर कल तक तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई जो टीडीपी और बीआरएस है कहीं वो इंडिया गठबंधन की तरफ ना हो जाए, वो ये ना कह दें कि नहीं इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है वो हमारे स्टेट से हैं तो हम उनको समर्थन देंगे। तो इस आइडियोलॉजिकल वॉर में राहुल गांधी यानी कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन जीत जाता। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अभी तीनों के ही बयान उस तरीके से आए कि दोनों अपने अपने गठबंधन के साथ रहेंगे, यानी डीएमके इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा और टीडीपी और बीआरएस जो हैं वो अपने, हालांकि बीआरएस किसी भी संगठन का पार्ट नहीं है और कभी अगर देखा जाता है कि राज्यसभा में कोई भी ऐसा बिल होता है तो एनडीए को समर्थन कर देता है। एक वाईएसआरसीपी भी पिक्चर में है, वाईएसआरसीपी को भी इधर फंसाने की चक्कर में थे एनडीए वाले। तो इस तरीके से देखिए, वैचारिक जंग जीतने के लिए तैयार राहुल। अब इन लोगों ने आइडियोलॉजिकल वॉर ऐसे खेली है कि भाई एक मतलब बीजेपी तो आरएसएस के एक कैंडिडेट को लेकर आई, लेकिन हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर आए। हमारी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, हमारी लड़ाई इधर जनता के अधिकार के ऊपर है। हालांकि दोनों के खिलाफ बयान नहीं आया जैसे कि मैंने आपको बताया। अब अगर आप नंबर गेम देख लेते हैं, देखिए आपको ये भी पता है दक्षिण में इंडिया गठबंधन भारी है और बीजेपी यही चाह रही थी कि कैसे हम, एनडीए यही चाह रही थी कि कैसे हम कोई ऐसा दांव चले जो मास्टर स्ट्रोक हो जाए। तो उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को लाया जो कि ओबीसी फैक्टर उनको देता है, यानी वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो मतलब एक दलित समुदाय से आने वाले उनको आप उपराष्ट्रपति यानी देश में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पद आप उनको दे रहे हैं। गणित इस वक्त एनडीए के साथ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। टोटल यहाँ पर वोटिंग आपको भी पता है कि वो टिक मार्क करके होगी। टोटल ये सारे सांसद ही वोट देंगे। कुल है 781, बहुमत का आंकड़ा है 391। लोकसभा में अगर हम एनडीए का पूरा गणित देखते हैं तो वो 293, इंडिया गठबंधन का 232 और अदर्स के खाते में 17। ऐसे ही राज्यसभा का देख लीजिए, एनडीए 132, इंडिया गठबंधन 77 और अदर्स 30। तो अगर हम इसको एक बार टोटल कर लेते हैं तो एनडीए के पास 425 का बल है और आपका बहुमत का आंकड़ा कितना है 391। तो यानी एनडीए तो अपने प्रत्याशी को इजीली जिता सकती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, कांग्रेस वो आइडियोलॉजिकल वॉर खेल रहे हैं। 2022 में धनखड़ को 528 वोट मिले थे क्योंकि उस वक्त कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारा था, लेकिन इस बार तो नॉन पॉलिटिकल उम्मीदवार उतारा है। तो कहीं ना कहीं वो इस पूरे चुनाव को एक आइडियोलॉजिकल ढंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, 21 जुलाई को धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, हमारे पूर्व वीपी। 21 अगस्त को नामांकन, आज कल आखिरी दिन है, 25 अगस्त को उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने, एनडीए ने समर्थन मांगा है जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं कि भाई निर्विरोध जिता देते हैं क्योंकि संख्या बल तो हमारे ही पास है। 9 सितंबर को वोटिंग होगी और रिजल्ट आएंगे। 9 सितंबर को आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन बनने वाले हैं। लेकिन देखिए, इस तरीके से एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई है और उसमें अभी राहुल गांधी बहुत से नैरेटिव पर खेल रहे हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं एसआईआर के लिए लड़ रहा हूँ, मैं वोट के अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ। अब इन्हीं सब के बीच में ये जो अपना प्रत्याशी लेकर आए वो भी उनके उस नैरेटिव को एड ऑन करता है। तो देखिए, इसमें रिजल्ट सबको क्लियर है क्योंकि बहुमत सीधी सी बात है एनडीए के पास है, लेकिन एक जो पूरा सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखेंगे जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन ने एक अच्छा दाव चला है सब कुछ देख रेख कर। अब इसमें आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।